स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आप लोग को हम बायोलॉजी का चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे, परिवहन। उसका पार्ट 1 हो चुका है, वीडियो अपलोड है, जो लोग नहीं देखें जाकर देख लीजिए। और आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2, ठीक है। और तो पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? पिछले क्लास में हम आपको बता रहे, हम लोग पढ़ रहे थे परिवहन। परिवहन का मतलब हम क्या बताए थे, जरा बताओ। अरे परिवहन इंग्लिश से बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो हम बोले थे कि जो भी उपयोगी पदार्थ होता है, उन उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोतों से प्राप्त करके, है ना, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं हानिकारक पदार्थों को उस स्थान तक पहुंचाना जहां से वो शरीर से बाहर निकल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। और हमने बताया था कि सर परिवहन तो किस किस में हो सकता है? तो परिवहन पेड़ पौधे में भी होते हैं और जीव जंतुओं में भी होते हैं। और हमने ये बोला था कि जो पेड़ पौधा होता है वो एक कोशिकीय होता है और बहुकोशिकीय भी होता है ना। आप लोग को थोड़ा रिवीजन करवा रहे हैं पिछले क्लास का, फिर अभी बताते हैं, ठीक है। और एक कोशिकीय जीव में अगर पेड़ पौधे की बात करेंगे तो कौन कौन था सर? तो यूग्लिना था हमारा, उसके बाद क्लाइडोमोनास था हमारा, और हमारा कौन था? एक शैवाल हो गया। ये सब क्या था जी? एक कोशिकीय पौधा, एक कोशिकीय पौधा था। फिर बोले थे कि एक कोशिकीय जीव की बात करो तो अमीबा, और बोले थे हमारा पैरामीशियम हो जाता है सर। हमने बताया था कि जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें जो परिवहन की प्रक्रिया होती है वह किस विधि के द्वारा? तो विसरण विधि के द्वारा होता है जी, ठीक है जी। तो विसरण विधि के द्वारा होता है। जैसे विसरण विधि का मतलब होता है वह कहीं से भी निकल जाएगा, कहीं से भी वो हो जाएगा ना। जैसे रुआ में पानी ढुकाओ तो कहीं से भी ढुक जाता है, और चापो तो कहीं से भी निकल जाता है। कोई जगह फिक्स, कोई अंग फिक्स। एक कोशिकीय है तो कोई अंग होगा भी नहीं। फिर हमने बताया था कि बहुकोशिकीय में भी होता है। तो बहुकोशिकीय में हमने बोला था कि देखो, बहुकोशिकीय में हम जो जिसका बहुत सारे कोशिका से मिलकर शरीर बना हो, है ना रे, यानी जिसमें पेड़ पौधा आता है, इसमें पर्सनल अंग होता है हर चीज़ के लिए। मनुष्य हम लोग होते हैं, अंग होता है। तो हम पेड़ पौधा में परिवहन बताए थे कल। तो पेड़ पौधा में परिवहन के लिए हम बताए थे कि उसमें एक उत्तक होता है, 2 उत्तक होता है, जिसको बोलते हैं संवहन उत्तक, और परिवहन के लिए वही मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। हमने बताया था कि उसमें जो संवहन उत्तक होता है वो क्या करता है? तो पेड़ पौधा जिस उत्तक के जल, खनिज, लवण एवं खाद्य पदार्थ को, है ना, खाद्य पदार्थ को का परिवहन करवाता है, उसे क्या कहते हैं? संवहन उत्तक कहते हैं। और हम बोले थे संवहन उत्तक 2 होता है सर, एक जाइलम, एक फ्लोएम। तो हम बोले थे कि जाइलम का क्या कार्य होता है? तो सर जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल। तो वो जल और खनिज लवण क्या करता है कि जमीन से खींचता है और खींच के ऊपर की तरफ बढ़ाता है, यानी नीचे से ऊपर जाता है। इसीलिए हम इसको बोले थे कि एक दिशीय होता है। कैसा कार्य करता है? एक दिशीय कार्य करता है। फिर हमने बोला था कि फ्लोएम, तो फ से फल, और फल एक खाद्य पदार्थ है, भोजन है, यानी भोजन का परिवहन कौन करवाता है? तो फ्लोएम। और ये करवाता है ऊपर से नीचे भी, यानी जड़ को भी देता है, तना को भी देता है, कुछ इन्होंने रहता है तना, यानी नीचे से ऊपर भी जाता है, यानी ये दोनों दिशा में। तो बोले थे कि फ्लोएम जो है द्विदिशीय कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? फिर बोले थे कि जाइलम जो होता है इसका उत्तक कैसा होता है? मरा हुआ होता है कि जिंदा होता है? यानी मृत होता है, क्योंकि निर्जीव को भी तो जल का भी जरूरत पड़ता है। पर फ से फ्लोएम जो फल होता है, भोजन कौन करता है? जिंदा या मरा हुआ? तो यानी फ्लोएम का उत्तक कैसा होता है? जीवित होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। हमने एक चीज़ आप लोग को, एक चीज़ पता नहीं आप लोग को बताया हो कि नहीं बताया, इसे बता देते हैं। आप जानते हैं कि पेड़ पौधा में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो पेड़ पौधा उसको किस रूप में जमा करके रखता है? ग्लूकोज को तो जमा करके रखता है स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। लेकिन अगर आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि बता पेड़ पौधा में जो भोजन का परिवहन होता है वह किस रूप में होता है? जैसे जो खाद्य पदार्थ लेके जा रहा है किस रूप में? तो सुक्रोज। क्या बोला? बनाता है ग्लूकोज, जमा करके रख रहा है उसी चीज को, तो उसको बोलेंगे स्टार्च। और जब पूरा अंग में पहुंचा रहा है तो उसको बोलेंगे सुक्रोज। यानी परिवहन कौन सी करता है? सुक्रोज का। यानी पेड़ पौधा जो है खाद्य पदार्थ का परिवहन सुक्रोज के रूप में करता है। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आपको बताए थे एक बाष्प उत्सर्जन। क्या बताए थे? बाष्प उत्सर्जन में बताए थे कि जो पेड़ पौधा का जो वायवीय भाग होता है, वायवीय भाग का मतलब जो बाहर वाला भाग होता है, जैसे पत्ती हो गया, पत्ती का जो बाहरी भाग हो गया, तो वायवीय भाग हो गया। तो पेड़ पौधा के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में
बाहर निकलना क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और हमने बताया था कि पेड़ पौधा जो है कितना पानी का बाष्पोत्सर्जन कर लेता है? 100% में कितना परसेंट? 90%। यूज कितना परसेंट करता है? 10% करता है। फिर हम आपसे एक सवाल बताते हैं कि कोई भी अगर पेड़ है वो अपने पूरे जीवन काल में कितना पानी बाष्पोत्सर्जित कर देता है? तो बताए थे अपने भार का क्या गुना? 100 गुना। अपने भार का 100 गुना वो कर देता है ना। एक सर्वे में पाया गया है कि जो मकई होता है, तो मकई का जो पत्ता होता है वो एक दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी का बाष्पोत्सर्जन कर देता है। और जो सेब होता है वो लगभग वही 20 लीटर के आसपास में, 15 से 20 लीटर के आसपास में एक दिन में क्या कर देता है? पानी बाष्पोत्सर्जित, इतना पानी बाष्पोत्सर्जित करता है। ठीक है ना। अगर क्यों नहीं करेगा, अगर सोच के देखो नहीं करेगा तो वो पेड़ जो तुमको धूप में दिखाई दे रहा है वहाँ पे, वो दिन भर बेचारा धूप में रहता है। इस खतरनाक भीषण गर्मी में, धूप में हम लोग थोड़ा सा जाते हैं तो हम लोग झुलसने लगते हैं। अगर वो पानी नहीं निकालेगा तो वो मर जाएगा ना, पेड़ बचेगा? तो अपनी सुरक्षा के लिए वो पानी बाष्पोत्सर्जित कर रहा है, तभी तो वो हरा भरा दिख रहा है हमको। धूप में भी हरा भरा दिख रहा है ना रे, इसीलिए वो बाष्पोत्सर्जित करता है ज़्यादा मात्रा में। उसका पानी बाष्पोत्सर्जित वेस्ट नहीं जाता है, अपने बचाव के लिए ही वो कर रहा है। 10% ही यूज कर पाता है, बाकी अपने बचाव के लिए 90% उड़ा देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर हम उसे बताए थे कि एक होता है सतत जल स्तंभ। क्या होता है? सतत जल स्तंभ। उसके बारे में क्या बोले थे कि कितना पानी जो है जड़ से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, और सतत जल स्तंभ जो होता है वो 2 बातों पर डिपेंड करता है। एक तो करता है बाष्पोत्सर्जन पर, और एक करता है मूलदाब पर। मूलदाब बोले तो जड़ जो नीचे होता है ना, जैसे ये पेड़ हो गया तो ये जड़ हो गया, ये पेड़ हो गया, तो इधर बाष्पोत्सर्जन हो रहा था ना। अब मूलदाब ही नहीं चल गया ना, बोल रहे थे हम मूलदाब, हम बोल रहे थे नीचे वाले को। ठीक है, ये सब कल पढ़ा दिए हैं, जो लोग नहीं देखें जाकर देख लीजिए, सब रिवीजन करवा रहे हैं बस। मूलदाब क्या बोले थे कि जितने ज़्यादा उधर पानी निकलेगा उतने ही दाब लगा करके खींचेगा। जैसे ज़्यादा पावर के मोटर है तो ज़्यादा पानी खींचेगा, कम पावर है तो कम पानी खींचेगा। और ऊपर अगर मुंह ज़्यादा चौड़ा है तो पानी ज़्यादा निकल रहा तो नीचे से पानी ज़्यादा देगा उसको, और तन्नी का मुँह रहेगा तो नीचे से पानी भी कम जाएगा। तो अगर यहाँ ज़्यादा निकलेगा तो ये ज़्यादा ताकत लगा के खींचेगा, ऊपर पानी खींचेगा ना रे। अगर यहाँ कम निकलेगा तो ये भी कम निकलेगा। तो इस तरीके से जाता है ऊपर, तो जल स्तंभ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसी को बोलते हैं सतत जल स्तंभ। क्या बोलते हैं? तो सतत जल स्तंभ किसे कहते हैं, समझ में आ गया? तो पूछेगा सतत जल स्तंभ कितने बातों पर निर्भर करता है? 2 बातों पे, बाष्पोत्सर्जन और मूल दाब। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तू लोग को हम कल एक चीज़ बताना भूल गए थे, लिख लेना तू लोग अभी। ठीक है, स्थानांतरण, हाँ इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। स्थानांतरण एक होता है। क्या होता है? देख, स्थानांतरण मतलब स्थान का अंतर, स्थान में क्या आ जाना? अंतर आ जाना। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर को यहाँ पर से हम यहाँ पर लेकर चला है, तो इसके स्थान में अंतर हो गया ना, इसके स्थान में अंतर आया ना, तो इसी को बोलते हैं क्या? स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण बोलते हैं। तो स्थानांतरण का अगर आपसे परिभाषा पूछेंगे तो क्या दीजिएगा? तो कहिएगा कि जो हमारा पेड़ पौधा किसका स्थानांतरण करता है? जाहिर सी बात है कि सर जमीन के अंदर जल है, खनिज लवण है, उसको खींच करके लाता है, ऊपर पहुंचाता है। पेड़ पौधा के पत्ती में खाना बनता है, वो खाना को क्या करता है कि सगरों फैलाता है। तो खाना का भी स्थान चेंज हो रहा है ना, जल जमीन में था ऊपर आ गया ना, तो स्थान चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी को बोल देंगे स्थानांतरण। तो स्थानांतरण का हम क्या परिभाषा दे सकते हैं? लिखवा दें? लिखवाना पड़ेगा? लिख लेना, लिख लो, यहीं पर लिख लेना, जहाँ पे लिखा है तो उसके नीचे लिखना कि पेड़ पौधा द्वारा जल खनिज लवण, जल खनिज लवण एवं साथ में आओ कुछ खाद्य पदार्थ ना, हाँ खाद्य पदार्थ, क्योंकि ये 3 चीज का वो क्या करता है रे? परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है, उसका संचालन करवाता है। क्या करवाता है? संचालन। यानी कि पेड़ पौधे द्वारा जल खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थ का संचालन क्या कर रहा है? मतलब नीचे से ऊपर भेज रहा है ना, हाँ का संचालन उसी को बोलता है। ठीक है, उसी को बोलता है संचालन का। संचालन क्या करता है? संचालन क्या होता है? संचालन हमारा क्या हो जाएगा? संचालन क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। संचालन इसको लिख लो, जल्दी से लिख दो। स्थानांतरण कहलाता है। चलो फट से लिखो तो, जल्दी लिख। इसके बाद अब तुम लोग हम पढ़ाएंगे, हम बोले थे इसके बाद क्या कि जंतु में परिवहन। क्या बताते हैं? जीव जंतुओं में परिवहन, है ना। इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं जीव जंतुओं में परिवहन। जीव जंतुओं में परिवहन। तो जीव जंतुओं में परिवहन के लिए हम किसके देखते हैं? हम मनुष्य में देख लेते हैं, है ना, कि मनुष्य में परिवहन कैसे होता है। मनुष्य में परिवहन कैसे होता है। ठीक है, तो हम कल बताए थे कि जो परिवहन होता है
तो वो परिवहन करने के लिए 3 गो अंग जिम्मेदार होता है। क्या अंग? हम बताए थे ना, एक बोले थे हृदय यानी बोले थे रक्त, फिर बोले थे हृदय, एक बोले थे रक्त रक्त को ही रुधिर बोलते हैं ना रे, रक्त वाहिनियाँ है ना, रक्त वाहिनियाँ, खनिज लवण, जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थ। ठीक है, हो गया तो लोग का। चलो आजा, कोई हल्ला नहीं करेगा, शांति से देखो, नहीं तो फिर ठोकेंगे भी सबको। देख ले, इधर आओ। तो जंतुओं में परिवहन हम देखेंगे तो हम मनुष्य में देख लेते हैं ना, हम लोग अपने बारे में देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो परिवहन करवाने के लिए 3 अंग जिम्मेदार होता है, रक्त, हृदय, रक्त वाहिनिका। हम बोले थे कि जो हृदय होता है वो केंद्रीय पंप की तरह काम करता है, यानी इसका काम है ब्लड को पंप करना। क्या करना? पंप करेगा, पंप करके पूरे शरीर में क्या करेगा? फैला देगा। किसको भेजेगा? ही रक्त को भेजेगा। रक्त किसके मदद से जाएगा? रक्त वाहिनियाँ। यानी जाए लगी को पैपा चाहे ना रे, तो पैपा के मदद से, पैपा को बोलते हैं वाहिनियाँ। क्या बोलते हैं? वाहिनियाँ। हाँ, तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ लेते हैं रक्त के बारे में। किसके बारे में? हम पहले रक्त के बारे में पढ़ते हैं। तो इधर रक्त, रक्त इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड, है ना। चलो तो हम देखते हैं रक्त के बारे में। सबसे पहले बताओ, रक्त कैसा द्रव है? क्षारीय कि अम्लीय है? हाँ, तो रक्त हमारा है क्षारीय द्रव। क्षारीय द्रव क्यों होता है? क्योंकि सर इसका पीएच मान होता है, गुड, पीएच मान होता है सर 7.4। इसीलिए हम बोलते हैं कि रक्त जो है क्या होता है? एक क्षारीय द्रव होता है। रक्त कैसा उत्तक है? तो रक्त आपको पता है कि सर रक्त एक द्रव के जैसा है, पानी के जैसा द्रव है। और रक्त क्या करता है? सबको जोड़ने का काम करता है ना। जोड़ना को बोलते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं? संयोजन। यानी रक्त एक संयोजी उत्तक है और साथ में द्रव है। द्रव को ही क्या बोलते हैं? तरल। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा है? तो पूछेगा कि रक्त कैसा उत्तक है, तो क्या जवाब दीजिएगा? कहिएगा तरल संयोजी उत्तक, है ना। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, आपसे पूछेगा बताओ, कोई आदमी है, ठीक है, हमको पता करना है कि उस इंसान के शरीर में कितना खून है। तो कैसे पता करेंगे? तो जिस इंसान का जितना वजन हो, जैसे मान के चलो कि कोई 100 किलो का व्यक्ति है, ठीक है, हम बोलेंगे बताओ इसका शरीर में कितना खून होगा, हमको नहीं पता। तो इस इंसान का 7% कितना वजन का, यानी वजन का जितना उसका वजन रहेगा ना, उसका 7% इसके शरीर में क्या होगा? खून होगा। तो इसका 1% कितना होगा? 1, तो 7% कितना होगा? यानी 7 kg खून इसके अंदर रहेगा। किसके अंदर? 100 किलो वाला इंसान के अंदर में। 100 किलो इंसान के, यानी हाँ, यानी भार का, है ना, क्या होता है? भार का कितना परसेंट? 7%। भार का 7% खून होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर हम पूछ दे आपसे, दो लोग को अगर पता करना होगा कि हमारे शरीर में कितना खून है, जाकर अपना वजन कर लेना और वजन कर करके उसका 7% निकाल लेना, जितना आएगा वही तो शरीर में उतना खून निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख, अब मान के चलो कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, कोई हेल्दी पर्सन है, तो उसके शरीर में कितना खून हो सकता है? तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, जो हेल्दी पर्सन होता है, उसका शरीर में 5 से 6 लीटर तक खून होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर का खून होता है। किसमें? स्वस्थ मानव में, है ना। यानी जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें 5 से 6 लीटर तक क्या हो सकता है? खून हो सकता है। तो ये था छोटा सा जानकारी था रक्त के बारे में। अब हम रक्त को थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। रक्त को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा रक्त है वो तो हमको देखने में क्या लगता है कि सर द्रव के जैसा लगता है, तरल लगता है, लेकिन रक्त को हम 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, रक्त को कितना भाग में बांट के पढ़ेंगे? 2 भाग में। ये है सर रक्त, है ना। और रक्त को हमने क्या कहा? ब्लड। क्या कहा? ब्लड कह दिया। ठीक है, तो रक्त को कहते हैं ब्लड। अच्छा, रक्त का रंग कैसा होता है? गाढ़ा पीला। कैसा होता है? ठीक है, गाढ़ा पीला होता है, सही बात है, लेकिन लाल दिखता है ना। लाल किसकी वजह से लाल दिखता है? क्योंकि सर इसमें होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है। हाँ, क्या है? प्रोटीन है। हाँ, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। लोहा कौन सा तत्व है? लोहा, है ना। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। जिस तरीके से लाल रंग दिखता है हीमोग्लोबिन के कारण,
जिसी प्रकार से कहते हैं कि पेड़ पौधा का रंग हरा क्यों दिखता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल, नॉट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल के वजह से जो है, क्लोरोफिल एक वर्णक है जो हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल के वजह से ही होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। खैर हमारा वो टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बता दिए। यहाँ आओ, तो हम रक्त को कितना भाग में बांट रहे हैं? 2। रक्त को हम 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए ध्यान से समझना है बच्चा जी आप लोग को। पहला जो पाठ हमारा होने वाला है वो होता है ठोस वाला भाग, यानी इसमें एक ठोस भाग पाया जाता है। कैसा भाग पाया जाता है? तो ठोस वाला भाग, ठोस वाला भाग। और दूसरा हमारा हो जाएगा, जो दूसरा हमारा होने वाला है वो क्या होता है? अच्छा पहले तरल वाला इधर देख ले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन चलो फिर भी तरल वाला भाग ऐने कर देते हैं। दूसरा है को ठोस भाग, जो ठोस भाग होता है। हम जानते हैं कि शरीर में जो हमारा खून होगा वो कितना % में होगा? 100% में होगा, 100% में होगा। अब जो तरल वाला भाग होगा, तो ये तरल वाला भाग को हम क्या कहते हैं? तरल वाला भाग को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? हाँ, तरल वाला भाग को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं बच्चा जी? और प्लाज्मा कितना % होता है? 55%। 100% में 55% कौन होता है? प्लाज्मा, यानी द्रव वाला भाग। अब यहाँ से ध्यान देख, प्लाज्मा 55% है 100% में, तो ई के % बच गया? हाँ 45, यानी 45%। तरल में दिक्कत नहीं ना हो रहा है? तरल को हम क्या बोल देते हैं? द्रव। यही दिक्कत नहीं तो नहीं क्या है? यही दिक्कत नहीं है, हैं? तरल को हम क्या बोलते हैं? यानी अच्छा द्रव इसलिए लिख देंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तरल तो उन्हें कंफ्यूज करता है। तो द्रव वाला भाग यानी जिसमें क्या रहेगा? पानी रहेगा। क्या रहेगा? पानी रहता है। अब हम जरा सा प्लाज्मा वाला भाग के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ठोस वाले भाग के बारे में भी देखेंगे। तो पहले प्लाज्मा के बारे में समझते हैं। देखो, तो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में ज़्यादातर भाग जो इसका रहेगा, क्योंकि द्रव वाला भाग है, तो प्लाज्मा का सबसे ज़्यादा भाग कौन होता है? तो खाली इसमें पानी रहता है। क्या रहता है? पानी, जिसको हम बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं? यानी पानी बोल दो या जल बोल दो। अच्छा, इसमें जो प्लाज्मा में जो पानी या जो जल पाया जा रहा है वो कितना % पाया जा रहा है? 90%। कितना %? जिसको बोलते हैं 90%। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो प्लाज्मा में बहुत सारा चीज़ पाया जा रहा था, जिसमें से हमारा पानी के % ले लिया? 90%। इसमें और भी बहुत कुछ पाया जाता है, जैसे इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 7%। प्रोटीन। क्या पाया जाता है? और ये प्रोटीन हमारा कितना % है? हाँ, प्रोटीन कितना %? प्रोटीन पाया जाता है 7%। उसके बाद हमारा आता है अकार्बनिक पदार्थ। क्या आता है? हाँ, 9%। अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें कार्बन नहीं रहेगा, वो होता है 0. कितना %? 9। नहीं 18% तो ग्लूकोज रहता है। 0.18, ये 9 है। क्या 0.9 है तो 0 के बाद कुछ नहीं है? वो तो 0 हो जाएगा ना खाली। कहाँ 0 हो जाएगा? 0.9 में अंतर, 0 में 0 अंतर नहीं है। 0.9 मतलब 90, एक प्रकार से ये 90 पैसा, अगर पैसा में समझाएंगे तो ये 90 पैसा के बराबर है। समझ गया? अब हम क्या बोल रहे हैं? फिर आता है ग्लूकोज। क्या आता है? यानी हमारा प्लाज्मा में ग्लूकोज भी पाया जाता है, और ग्लूकोज है 0.18%, यानी 18%। 0.18%। हेलो, 0.18% कौची है? ग्लूकोज है। उसके बाद हमारा आता है बसा। क्या आता है? बसा भी ग्लूकोज में पाया जाता है। तब पूछेंगे सर बसा क्या % है? तो बसा है हमारा 0.5। हाँ, यानी 0.5%, इसको बोल सकते हैं 0.5% बसा। अब बाकी जो बच गया, बाकी जो बच गया, जो उसको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ, यानी जो शेष हो गया है ना। तो कार्बनिक पदार्थ, चाह से पूछो कौन सा कार्बनिक पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ हो गया जो शेष। देखो 100% टोटल 100% में, इधर देखो टोटल 100% में जो बच गया वो कौन सा पदार्थ रहता है? कार्बनिक पदार्थ रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ देखो, हम यहाँ पर जिक्र किए थे प्रोटीन का। किसका जिक्र किए थे? प्रोटीन का। ये प्रोटीन जो है ना, ये देखो प्लाज्मा में जो जो प्रोटीन पाया जा रहा है हम उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देख,
तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाएगा उसको बोलेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बोलेंगे? तो ये प्रोटीन जो है 3 गो होता है। क्या होता है? 3 गो। एक होता है फाइब्रोनोजिन। क्या होता है? फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन एक होता है, ठीक है। एक होता है थ्रोम्बिन। क्या होता है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या होता है? थ्रोम्बिन प्रोटीन। एक होता है फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, एक होता है थ्रोम्बिन प्रोटीन, एक होता है हिपैरिन। क्या होता है? हिपैरिन प्रोटीन, ठीक है ना। ये 3 के प्रोटीन पाया जाता है किसमें? यही तीनों प्रोटीन को हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। पूछेगा कि बताओ प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है तो क्या? हाँ, तो कौन कौन? तो बोल देना फाइब्रोनोजिन, थ्रोम्बिन और हिपैरिन। अब इस सबका थोड़ा सा काम देख लो। क्या देख लो? कि फाइब्रोनोजिन जो प्रोटीन है, तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का क्या काम है? तब तू लोग कभी देखा है कि तू लोग कभी गिर उठ जाता है, गिर बजर गया तो हाथ टूट फट गया या कट फट जाता है तो खून निकलने लगता है। खून निकलता है तो निकला ना खून, देख हाथ से निकला खून। तो खून निकलने के बाद फिर खून क्या बहते रहता है कि जम जाता है? क्या होता है? जम जाता है। तो जमाने का काम कौन करता है? कौन सा प्रोटीन करता है? तो जमाने का जो काम कर रहा है ना, यही प्रोटीन है फाइब्रोनोजिन। कौन है? फाइब्रोनोजिन। ये फाइब्रोनोजिन ही है जो प्रोटीन को जमाने का काम करता, सॉरी, खून को क्या करता है? जमाने का काम करता है, यानी खून को हमारा जमाता है ना। यानी कि ये क्या करता है? रक्त को हाँ जमाता है। क्या करता है? रक्त को जमाता है, यानी रक्त को जमाने का काम करता है। उसके बाद आता है हिपैरिन। क्या आता है? तब बोलेगा हिपैरिन का क्या काम है? तू लोग अगर बोलेगा, मान के चलो तू लोग ऐसे बोल सकता है ना कि सर अगर ये फाइब्रोनोजिन जो है वो रक्त को जमाने का काम कर रहा है तो शरीर के अंदर काहे नहीं खून जमता है? वो तो दौड़ते रहता है। बोल सकता है ना कि शरीर के अंदर खून है? हाँ, शरीर के अंदर खून तो जमता नहीं है थक्का के जैसा। तो शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता? देखो, चूंकि शरीर के अंदर में बैठल है इसका अब्बा, यानी फाइब्रोनोजिन का बाबा कौन है? हिपैरिन। अब बाबा के सामने बेटा के बात चलेगा? नहीं। तो ई तो जमाने का काम करवे करता है। तो ई इसके अब्बा क्या बोलते हैं? हिपैरिन क्या बोलता है? कहता है खबरदार, जब तक हम हैं तू कुछ नहीं करेगा। हम कमा रहे हैं ना, तू चुपचाप बैठ के खाओ। तू काला डिंग पता ले रहा है, जब हम मर जाएंगे ना तब तू अपना रोप दिखाना। तो जब तक बाप जिंदा रहेगा तो हिलबो करेगा? नहीं हिलेगा। तो ये तो जमाने का काम कर रहा है, तो ये जमाएगा बेचारा? तो डर के मारे नहीं ना जमाएगा रे, क्योंकि अभी बाप का राज है। किसका राज है? बाप कौन है इसका? हिपैरिन। यानी कि अंदर में हिपैरिन भी है, फाइब्रोनोजिन भी है। तो ये बाप के आगे बोलेगा नहीं तो ये बीप क्या कहेगा? खबरदार, तू इसको जमा नहीं सकता है। यानी कि हिपैरिन क्या करता है? तो शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। क्या करता है? हाँ, यानी हम क्या बोल रहे हैं? शरीर शरीर के अंदर, शरीर के काहे बका बका करती है चाहत? शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। जमने से रोकता है, ठीक है ना। यानी हिपैरिन का क्या काम है? शरीर के अंदर जमने से रोकता है। लेकिन अब जैसे ही तो हाथवा कट गया, तो जैसे ही हाथ कटा तो खून आएगा बाहर। तो जैसे ही बाहर आता है ना तो हिपैरिन मर जाता है। तो जब बाप गया मर, तो बाप तो इसको कहवे क्या था? जब हम मरेंगे तब तो अपन रोप दिखाना। तो जैसे ही हिपैरिन मरेगा तो बाप आ जाएगा पावर में, बोलेगा अब कुर्सी हो गलो हम मर, अब तो जो मन करेगा हम करेंगे। सॉरी, बाप मरा तो बेटा ना आएगा हो। हाँ, बेटा आ गया बेटा आ गया पावर में। अब बेटा बोलेगा हम तो जमेबे करेंगे, क्योंकि हम जमाने का काम करते हैं भैया। तो जैसे ही बाहर आएगा ये मरा, जैसे ही मरा वैसे ही क्या करेगा? खून जमाने लगेगा। खून जमाने लगेगा तो बाहर में खून क्या हो जाता है? जम जाता है। तो पूछेगा अंदर में क्यों नहीं जमता? तो बता देगा हाँ, हिपैरिन क्या करता है? उसको जमने नहीं देता है। बाहर में क्यों जमता है? तो सर फाइब्रोनोजिन प्रोटीन उसको जमा देता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो पहले बताना चाहिए था पर हम अभी बता रहे हैं, कल संडे है और कल आप लोग कितना बजे बोलो रे? कल 7:30 7:30 यानी 7:30 में हम लाइव आ रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर 3 धातु और अधातु का क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा मतलब साबित होगा, उसमें हेल्प करेगा। उसका हम डिस्कशन करेंगे ग्रुपिंग में बैठ के, ठीक है। तो लाइव करेंगे, आप लोग भी जुड़िए लाइव में, ठीक है।
समय बता चुके हैं 7:30 बजे। कल आइए आप लोग, कल संडे है, कल आइए और करते हैं, ठीक है ना। कल कितना तारीख है? कल है 4 तारीख 6ठा महीना 2023, डेट ये बता दिए हैं। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया? तो समझ में आया तो ठीक है, और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और नहीं आएगा तो तोहनी का माथा भी फोड़ेंगे हम, इतना बढ़िया समझेला पर भी नहीं आएगा। आया रे समझ में? आए? आ गया। चल आया तो ठीक, इसको उतार, क्योंकि जगह नहीं हो बचे हो जाएगा। नहीं, इसको अलग से पढ़ाएं, ठीक है ना, ये बहुत समय लेगा, बहुत जगह छेकेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिटेल में बताएंगे इसको। तो इसको उतारो, फिर इसके बाद हम बताते हैं ठोस भाग के बारे में। द्रव वाला भाग पढ़ चुके हैं, अब बताएंगे ठोस के बारे में। चलो छापो फट से। चलो इधर आओ। तो हम लोग रक्त को कितना भाग में बांटे थे? 2 भाग में, द्रव वाला भाग और ठोस वाला भाग। द्रव वाला भाग देख लिए तू लोग, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा दिए। अब हम पढ़ेंगे किसको? हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं ठोस वाला भाग के बारे में। तो देख, ठोस वाला भाग के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। ये जो ठोस वाला भाग है 3 भाग में बटा रहता है। कितना भाग में? एक होता है लाल, क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएं। क्या होता है? हाँ, लाल रक्त कोशिकाएं, है ना जी। एक होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। एक होता है प्लेटलेटस, प्लेटलेटस। क्या होता है? प्लेटलेटस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इसका कोई और नाम है क्या? लाल रक्त कोशिकाएं का कोई और नाम है तो है ना, एरिथ्रोसाइट, यानी लाल रक्त कोशिका को हम क्या बोलते हैं? बोलो, एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? हाँ, लाल रक्त कोशिका को हम एरिथ्रोसाइट ही बोलते हैं। तो इसको भी कुछ नाम होगा, जैसे तोहनी का नाम होता है ना 2-3 को, है ना, लल्लू, चंगू, मंगू, है ना, हाँ, मगन भाई, छगन भाई, बहुत सारा नाम होता है ना। एक का नाम था डीएम। शादी में गया तो सब आ गया, तो बोला डीएम नहीं आया हो, तो बोला डी, तो सब सुना लड़के ने कि डीएम आई लेका पढ़ाते में यार। तब पूरा कुर्सी उर्सी ला, कह रहे कुर्सी उर्सी लिया हो, डीएम आते हैं, ए जाओ डीएम को बोले ला बता नहीं। तो गले और डीएम इतनी को था, आया उन्हें से बोले तू कहने रह गई हो, तो उन्हें खेलते अली। अब वो सब देख के पगला रहा है कि यही डीएम है। वो सोचा कि डीएम कहाँ से आ गया भाई, तो क्या बात है यार, डीएम आए ले तो बड़ा फोर्स होगा, तनी वो तनी रोब दोब दिखावे लगा, नहीं रहे, है ना। तो अच्छा मजाक था। मजाक अच्छा था। तो इसका भी नाम है ल्यूकोसाइट। क्या नाम था? इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। इसका भी हम दूसरा नाम जानते हैं, ल्यूकोसाइट। सर प्लेटलेट्स का, तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो। हाँ जी, तो ये स्पेशल है क्या? 9th में नहीं पढ़ी है? उत तक पढ़ा रहे थे तो नहीं पढ़ा है सब? चल, तो क्या बोल रहे थे? थ्रोम्बोसाइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इसको और किसी नाम से जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं ना, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। क्या होता है? हाँ, इसको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, या इसका एक और नाम होता है रेड ब्लड कार्पस सेल्स। क्या होता है? कार्पस सेल्स भी बोल सकते हैं, या आरबीसी रेड ब्लड सेल बोल सकते हैं। इसका होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, या वाइट ब्लड कार्पस सेल, वाइट ब्लड कार्पस सेल। और प्लेटलेट्स को सर और किसी नाम से जानते हैं क्या? तो हाँ जानते हैं ना, रक्त बिंबाणु। क्या बोलते हैं इसको? रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु, या इसी को हम बोल सकते हैं रक्त पट्टिकाणु। क्या बोल सकते हैं? रक्त पट्टिकाणु, ठीक है। ये सब नाम याद रखिएगा आप। कुछ बोल दे, रक्त बिंबाणु बोले, रक्त पट्टिकाणु बोले, थ्रोम्बोसाइट बोले, मतलब किसके बारे में बोल रहा है? प्लेटलेट्स के बारे में बोल रहा है। डब्ल्यूबीसी बोले, ल्यूकोसाइट बोले, मतलब किसके बारे में बोल रहा है? श्वेत रक्त कोशिका के बारे में बोल रहा है। आरबीसी बोले, एरिथ्रोसाइट बोले, ये सब। हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आरबीसी के बारे में, यानी लाल रक्त कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल यही आता है
कि सर आरबीसी, यही आरबीसी जो है लाल, नाम है देख लाल, यानी लाल दिखता होगा। और लाल क्यों दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण, यानी इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन होता है इसमें, क्या होता है इसमें होता है हीमोग्लोबिन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में नहीं। और हम जानते हैं सर कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? हाँ, लाल रंग होता है। कैसा रंग होता है? लाल रंग का दिखाई देता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण कैसा रंग दिखेगा? लाल। अब आपको अच्छे से पता है कि हमारे आरबीसी में तुझे करा रहे इधर कथा कहीं का, यहाँ आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन है तो क्या होगा? और हीमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन को पसंद करता है। क्या करता है? पसंद करता है। तो जिसको पसंद करेगा उसको क्या करेगा? अपने पास रखना चाहेगा। तो ये इंतजार में रहता है कि कब हमारा हीमोग्लोबिन मिलेगा। सॉरी, हीमोग्लोबिन सोचता है कि कब हमको ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसको ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा ऑक्सीजन इसको फेफड़ा में। कहाँ मिलेगा? ये कहाँ रहता है? ये खून में रहता है। तो फेफड़ा में खून होता है, तो फेफड़ा में हमारा फेफड़ा में है खून, और खून में हीमोग्लोबिन। और जैसे तुम लिया सांस तो गया यहाँ से ऑक्सीजन, और ये तो बैठल है इंतजार में ऑक्सीजन के। जैसे ही इसको मिला ऑक्सीजन तो देख लिया ऑक्सीजन को, उसको बुलाया अपने पास, क्या जा मेरे पास, तो गया उसके पास। ठीक है, और उसको बुला करके अपने साथ दोस्ती कर लिया। ठीक है, दोस्ती करके अपने साथ है उसको लेके चल जाएगा। क्या करेगा? तो ये क्या हुआ? तो देखो, तो यहाँ पर आया कौन? यहाँ पर आया हीमोग्लोबिन। कौन आया? फेफड़ा में कौन चीज था? हीमोग्लोबिन। क्या था? इसको पसंद कौन आ गया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आया तो उसको बुला लिया, तो यानी ये ऑक्सीजन को ही पकड़ लिया। क्या कर लिया? है ना, हाँ, ऑक्सीजन को अपने साथ बुला लिया, अपने साथ पकड़ लिया। आज ऑक्सीजन के साथ अपने साथ बुला लिया तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? अरे यार, जिस तरीके से किसी का शादी होता है तो शादी से पहले वो लड़का हो गया और लड़की हो गया, शादी हो गया तो शादी के बाद क्या बोलते हैं उसको? पति पत्नी बोलते हैं ना, कुछ नाम आया ना। तो इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिल गया, ऐसा समझ के दोनों में शादी हो गया। तो दोनों, इस दोनों का क्या नाम देंगे? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन है रे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ ध्यान से समझ, अब ये क्या करेगा? जैसे बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये शरीर के पूरा कोशिका में पहुँचाएगा। कहाँ जाएगा? शरीर के पूरे कोशिका अंग में, जहाँ जहाँ जरूरत हो पहुँचाएगा। तो कहाँ पहुँचाएगा? तो शरीर के हर कोशिका अंग में क्या है? ग्लूकोज है। अभी क्या करेगा? जाएगा ग्लूकोज के पास, इसको ले जा करके और वहाँ पर जाकर छोड़ देगा। ग्लूकोज को देगा, ये ग्लूकोज के क्या करेगा? ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज को तोड़ देगा। क्या करेगा? तोड़ देगा। क्या करेगा? तोड़ देगा। और जब वहाँ पर ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। और हीमोग्लोबिन जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करता है नफरत, तो इसको रह देगा इसको देखल नहीं चाहता है। तभी क्या करेगा? ये कहेगा रुक, तेरा बता भाई, तो तू निकल रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? जो वहाँ पर हीमोग्लोबिन, ये क्या करेगा? जो CO2 बना उस CO2 को ही पकड़ लेगा। क्या करेगा? इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कोई क्या करेगा? पकड़ लेगा। पकड़ेगा ना, अब पकड़ के क्या बना लेगा? पकड़ के अपने साथ इसको ले जाएगा ना ढो करके, तो ये बना लेगा क्या? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पकड़ लिया, पकड़ के ही बना लिया। अब पकड़ के 2-3 थप्पड़ लगाएगा। भर मतलब पहले नफरत करता है ना इसको से, तो क्या करेगा? इसको 2-3 थप्पड़ लगाएगा और टंगड़िया पकड़ के घींच के लेके जाएगा। कहाँ? फेफड़वा में लाएगा। कहाँ लाएगा? अब फेफड़ा में ऐसे लतिया मार करके बाहर निकाल देगा। तो नकवा से बाहर निकल गया, CO2 निकल गया ना बाहर, सांस में छोड़ते हैं ना रे, तो ला के इसको क्या कर दिया? बाहर निकाल देते। तो समझ में आया? अरे यहाँ तक दिक्कत है तू लोग को? एकदम फिल्म की तरह समझा रहे नहीं? ठीक है कि सर ने ये नहीं, इसको मिला तो इसको लेके गया, इसको बढ़िया से इज्जत से ले गया और फिर CO2 निकला सर तो 2-3 थप्पड़ लगा के ला रहा है, लाती मार के बाहर निकाल रहा है। नहीं, खैर समझ में आ रहा है ना? हमारा मेन मकसद है कि आपको समझाना। कुछ हम इस तरीके से बता देते हैं ताकि दिमाग में घुसे, है ना? यानी कि पूरा डिस्टेंस मारेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा अपना लैंग्वेज में, है ना, फ्री। इधर अब यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं। अब इसका कुछ आकार वकार होगा कि नहीं होगा सर, है ना? यानी आरबीसी का कैसा आकार होगा?
अगर आपसे आकार पूछेगा कि आरबीसी का आकार बताओ, तो इसका जो आकार होता है ना चला, ये निश्चित होता है। क्या होता है? मतलब इसका आकार फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। कैसे होता है इसका आकार? तो देख, ये बताओ, ये कौन सा दर्पण है? अगर दर्पण कब रहेगा? जब इसको पीछे से पेंट करेंगे तब। लेकिन अभी मान ले ऐसा कि चल, मान के चल अवतल दर्पण, ठीक है, एगो एने से है, तो दूगो है ना, तो दूगो को बोलते हैं उभय। क्या बोलते हैं? अब अवतल है ना, तो उभय अवतल। क्या हो गया? उभय अवतल। जब ये दोनों को मिला के लिखेंगे तो ई आ बनता है वो में, तो उभयोत्तल होता है। क्या हो जाता है? तो क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं उभयावतल। क्या बोलते हैं? यानी कि इसका जो आकार होता है कैसे होता है? उभयावतल होता है। क्या होता है? उभय माने दू, अवतल माने अवतल, यानी कि जिसमें दो अवतल हो। यानी इसका आकार इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से। समझ रहा है? किसका आकार है ये? आरबीसी का। तो पूछेगा आरबीसी का आकार कैसा होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अच्छा, पूछेगा कि बताओ कि जो इसमें आरबीसी होता है, वो आरबीसी में केंद्रक होता है कि नहीं होता है? केंद्रक समझता है? अरे कोशिका के दिमाग किसको कहते हैं? केंद्रक को। तो कोशिका का दिमाग इसमें होता है? तो नहीं होता है। यानी कि इसमें केंद्रक किसमें? आरबीसी में। किसमें? आरबीसी में। यानी हम लोग जैसे है ना मानव जाति है, तो हम लोग में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक नहीं होता है। लेकिन एकरो में अपवाद है और तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अपवाद में याद रख लेना। एक होता है ऊँट। क्या होता है? ऊँट। और एक होता है लेमा। लेमा क्या है? तो ऊँट का ही एक प्रजाति है। ये भी ऊँट के जैसा दिखता है ना, लेमा उसका प्रजाति है। इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऐसा तो नहीं पाया जाता है, पर ये दोनों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बात करेंगे सर, ये आरबीसी जिंदा कितना बरस तक रहता है या कितना दिन तक रहता है? यानी इसका जीवन काल है ना। जीवन काल मतलब कब तक ये जिंदा रहता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है ओनली 120 दिन। कितना? यानी 120 दिन के बाद ये टपक जाता है, यानी मर जाता है। ऊँट को छोड़ो ना, क्या तुम्हारे शरीर में 120 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रहता है आरबीसी, है ना? यानी खून हमारे अंदर जो होता है वो 120 दिन तक ही जिंदा रहता है। तो बोलेगा सर तो ये मर गया तो क्या हो गया फिर? तो मरला पर आदमी कहाँ जाए रहे? कब्रिस्तान। ऊपर चल जाएगा सीधे? अरे पहले कब्रिस्तान में ना जाएगा, दफन वफन करेगा ना। तो जब ये खून मर जाता है ना, तो ये भी जाता है कब्रिस्तान में। कहाँ जाता है? अंदर में भी खून के वो कब्रिस्तान है। क्या अगर रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? सवाल आता है, रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो कहना प्लीहा को। किसे कहते हैं? प्लीहा। हाँ, इसी को बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं? कैसा होता है? अरे अंदर में एगो बैंक रहा है, ब्लड बैंक, जहाँ सब खून जाके जमा होता है, खराब खून, उसी को बोलते हैं प्लीहा या स्प्लिन टिश्यू को बोलते हैं, ठीक है? तो याद रखना, क्या रखना याद? प्लीहा। क्या याद रखना? प्लीहा। यानी प्लीहा में ही जा करके सब क्या होता है? दफन हो जाता है। कौन? जितना खराब खून है। तो बोलेगा तो फिर खूनवा कहाँ से आए? तो नया खून तो बनता है। और नया खून कहाँ बनता है? नया खून बनता है अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अभी अस्थि मज्जा के बारे में समझाएंगे। तो जीवन काल 120 दिन। 120 दिन के बाद ये टपक कहाँ चल रहा है? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान कौन सी है? प्लीहा। हालांकि टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड था, बता दिए, ठीक है? अब संख्या की बात अगर करेगा कि आरबीसी हमारे शरीर में जो खून है, ब्लड है, उसमें आरबीसी है। आरबीसी का संख्या कितना होता है? आरबीसी का संख्या ये तीनों में कौन ज़्यादा है? ई है, की है, की है। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? खून को देखना पर कैसा लगता है? लाल की उजला? तो जो ज़्यादा रहेगा वही ना दिखेगा। अगर उजला होता तो श्वेत, तो ये वाला ज़्यादा रहता, पर लाल दिखता है ना, मतलब आरबीसी ज़्यादा है। आरबीसी यानी इसका संख्या कितना होता है? सबसे अधिक संख्या। सबसे अधिक का मतलब ये दोनों से ज़्यादा है। दोनों से ज़्यादा। कोई दिक्कत? अब बताओ कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में कहाँ होता है? अरे तो तूने सब कभी खांसी खाई ली हैं? मुर्गी खाया है? मुर्गा उर्गा? तो उसको रखो, वही है मेन। हड्डियाँ तोड़ेंगे अभी हम। तोड़े हड्डियाँ तोड़ के निकाल के देखेंगे कने है। तो देखो, तो बीचे में तूने सब ऐसे मुँह लेके ऐसे चूसता होगा, चूसता है ना? तो चूसता थी, उसे निकलता कुछ रे। अरे निकला रे। तो एक अंदर जो खाली जगह रहता है एक अंदर, वही है, उसी में बनता है खून। ओकरे में, उसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। इन ओकरे में खून का निर्माण होता है। बात को समझ में आया क्या? तो निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा। रीना नहीं खाती, रीना साधु संत है। रीना साधु संत है, ठीक है? शुद्ध प्योर शाकाहारी, ठीक है? और अच्छी बात है, जो लोग नहीं खाते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। अब जो खा रहे हैं उनका बात अलग है ना?
मांसाहारी हम तो खाते हैं भाई, हम शाकाहारी। झूठ हमको बोलने नहीं आता, हम खाते हैं तो खाते हैं, बात खत्म है ना। हम नॉनवेज खाते हैं, हाँ मुर्गा मछली खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहिए जरा निर्माण हंसी, अंडा खाएगा मछली मुर्गा नहीं खाएगा या ये फिर मारेंगे जरा। निर्माण अस्थि मज्जा में कहाँ हो गया, अस्थि मज्जा में होता है। अच्छा ये बताओ, अगर मान के चल कि कभी हमारे शरीर में अगर कभी हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? नहीं, हम पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत होगा अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी होगा ना, तो हो जाएगा निमोनिया। क्या हो जाएगा? निमोनिया। क्या हो जाएगा? निमोनिया। अरे निमोनिया टाइफाइड में अंतर नहीं है रे पागल हम बोले निमोनिया तो बोले टाइफाइड। कि क्या होता है? निमोनिया हो जाए। क्या हो जाएगा? निमोनिया। अरे फेफड़ा वाला बीमारी है। कैसा बीमारी है? ये कहाँ होता है? फेफड़ा में। तो नहीं देखना, ज़्यादातर निमोनिया किसको होता है? बच्चा लोग को होता है। बच्चा लोग को निमोनिया हो जाता है। निमोनिया बोलता है बच्चा किसको निमोनिया हो गया है। तो निमोनिया में क्या होता है देखो बताते हैं। उसको शरीर में हो गया आरबीसी की कमी। आरबीसी की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अगर जहाँ हीमोग्लोबिन कम तो ये ऑक्सीजन का कम पकड़ेगा। समझना, लॉजिक का समझो। इसको ये ऑक्सीजन का पसंद करता है, एक पसंद करे वाला है ये नहीं है, तो एक को लेकर जाएगा साथ है नहीं ना लेके जाएगा। तो हीमोग्लोबिन गया कम तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, है ना रे? कम होगा ना। तो जब ऑक्सीजन कम होगा तो तुमको सांस लेने में दिक्कत होगा। तो देखना जिसको निमोनिया होगा ना उसको सांस लेने में तकलीफ होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब कहता है कि एकदम पूरा फंसल जा रहा है, ये सब पूरा एकदम भारी भारी लगे यहाँ पर। तो सांस लेने में क्या होता है? दिक्कत होता है। मतलब उसको क्या हो गया? निमोनिया। क्या हो गया? यानी क्या बात है, हम तो डॉक्टर बन गए ना। अरे वाह, अब तो हमको लगता है क्लिनिक खोल देना चाहिए। नहीं चलेगा रे? अंगुलियाँ कटे। चल इधर आओ। तो बोलो, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में? नहीं ना। अब हम देख लेते हैं फटाफट, एक बार इसको आ जाओ। अब बताओ, लाल रक्त कोशिका का नाम? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। अच्छा लास्ट में करवा देंगे, इधर आओ। पहले इसको एक बार अब हम पढ़ते हैं WBC के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यानी श्वेत रक्त कणिका। और श्वेत रक्त कणिका को हम क्या कहते हैं सर? शरीर के सिपाही किसको बोलते हैं? ल्यूकोसाइट को। सिपाही, बॉडीगार्ड, तो इसी को बोलते हैं। क्या है? सिपाही है। क्या है? यानी बॉडीगार्ड है। क्या है? सिपाही, जिसको क्या बोलते हैं? बॉडीगार्ड। क्या बोलते हैं? बॉडीगार्ड बोलते हैं, है ना। हाँ, यानी सिपाही यानी बॉडीगार्ड का काम करता है। क्या करता है? बॉडीगार्ड का कार्य करता। कैसे करता है? सुनो, तू लोग बहुत सारा जाता है बाजार में, पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन मार के एकदम मुंह में पानी आने लगता है तो खाने लगता है, चाट पकौड़ी खाता है ना रे। और ओकरा में ढेर मनी हमने के बीमार करे वाला जीवाणु बैठा हुआ रहता है, जीवाणु विषाणु रहता है। आज पूरा चाट के एकदम खा लेता है सब, यहाँ तक कि प्लेटो चाट जाता है अगर अच्छा लगता है तो। हाँ बस चले तो प्लेटो खा सकता है, पैसा वसूल करना भाई, ठीक है ना। तो वो खाता है तो ओकरा में रहता है जीवाणु। तो बोलता हाँ अब की मुल्ला सही मिला है। अब तो इस सब का पटक के अंदर बीमार करेंगे, इसको खटिया पकड़वा देंगे। बड़ी का तो चाउमीन खाता है ना, तू कल खाइए चाउमीन, तो खिला भैया। सांझ के पेट में दर्द है ना, मालूम चला कि फूड पॉइजन हो गया, डॉक्टर के चक्कर मारते रहो, पेट खराब। तो जब अंदर जा रहा है जीवाणु तो पूरा वही सब बात सोच रहा है कि इसको बीमार करेंगे, पूरा खुश है एकदम, उछल के जा रहा है अंदर, जा रहा है ना। और ओकरा गधा को पता नहीं कि हमारे मौसा यहाँ बैठल है कौन? WBC। आई सिपाही है, सिपाही के देख के सबके हवा निकलता है। अभी देखता है पिए वाला का काल है, गाड़ी लगता है, दौड़ लगता है जैसे रेस लग रहा है यार, हंसी बनता कभी कभी देख करके लगता है कि रेस लगा, खाली गाड़ी रुका नहीं कि बस रेस शुरू कोई लुंगी उठा के भाग रहा है कोई चप्पल उठा के भाग रहा है, कोई मोबाइल छोड़ के भाग रहा है, मतलब कैसे भी इंसान भाग रहा है। काहला कि बचे, हर किसी को अपना जान का परवाह होता है। अब लेकिन उसके पहले जा रहा था इंसान का ड्रिंकिंग करने के लिए तो खूब खुश था कि आज खूब पियेंगे, अब मिल गया मौसा तो सब कचरा। वैसे ही जीवाणु अंदर घुस रहा है, वो भी पूरा खुश है नहीं कि आज तो खूब सबको काट बर्बाद करेंगे, एकदम बीमार कर देंगे। और उसका पता नहीं कि अंदर बैठल है मामू सब बैठल है। तो नहीं कहबे करता सिपाही के मामू है ना रे कि मामू अलो कल है, अब मामू अंदर है। और जैसे ही गया अगर मामू मजबूत मिल गया तो जीवाणु को इतना पटक के मारेगा कि उसको ओजे मार देगा, ठीक है। तो तुमको बीमार नहीं होने देगा। यानी अगर तुम्हारा सिपाही मजबूत है तो तुम्हारा शरीर परफेक्ट हो जाएगा, बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आतंकवादी भारी पड़ जाता है,
और सिपाही कमज़ोर हो जाता है तो आतंकवादी इसको मार देता है। अब आतंकवादी जब मार के सिपाही को मार देगा बॉर्डर पर तो देश में घुस जाएगा और घुस के पूरा लूटपाट करेगा। तो वैसे ही अगर सिपाही पिटा गया तो ये तुमको क्या करेगा, तुम्हारे शरीर को बीमार कर देगा। तो तू खटिया पकड़ लेगा, फिर डॉक्टर के चक्कर काटते रहो। समझ में आया? तो सिपाही क्या करता है, जब ठीक हो जाएगा तो हमारा शरीर का सुरक्षा करता है। यानी WBC का काम है क्या, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना, बीमारियों से बचाना। यानी कहेगा कि बताइए शरीर का सिपाही या बॉडीगार्ड किसे कहते हैं, तो क्या कहना, ल्यूकोसाइट। हाँ WBC बोले, ल्यूकोसाइट बोलो, एक के बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल हमारा आता है चला जी कि सर क्या इसका आकार होता है, तो नहीं सर इसका आकार निश्चित होता है क्या, तो इसका आकार होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित, आकार अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं है। और सिपाही के कोई जगह फिक्स होता है रे, आज हियाँ लड़ रहा है कल हुआ जाके लड़ेगा, इन्हें कुछ हुआ तो उन्हें चल गया, फिक्स ना है, फिक्स नहीं ना है। तो इसी प्रकार से इसका आकार भी फिक्स नहीं होता है। कोई दिक्कत है नहीं सर। अच्छा इसमें हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है ना, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन, इसीलिए तो ये सुबह दिखता है। अगर हीमोग्लोबिन होता तो कैसा दिखता, व्हाइट ब्लड। श्वेत बोले तो हम बोल सकते हैं कि सर रंगहीन दिखाई देता है। रंगहीन मतलब कोई रंग नहीं, पानी का कोई रंग है रे, रंगहीन है ना, है तो उसी टाइप से दिखेगा। तो ये कैसा हो गया, रंगहीन। हम जो प्लाज्मा इसके पहले पढ़ा रहे थे, प्लाज्मा हल्का पीला रंग का होता है। कैसा होता है, हाँ पीला रंग का, बताना भूल गए थे, ध्यान में भी आया, ठीक है। हाँ कैसा होता है, हल्का पीला रंग का होता है। तो लोग लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे बता दे रहे हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। रंगहीन हो जाता है कौन, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अच्छा RBC तो 120 दिन जी रहा था, तो इसका जीवन काल कितना होगा, जब तक रहेंगे तब तक ना ही रे गधा, ये 3 से 4 दिन में टपक जाता है, बड़ा सस्ता चीज़ ही है। 3 से 4 दिन टपकता है, फिर नया नया बनते रहता है ना। क्या होता है, नया नया टपक रहा है, बन रहा है, टपक रहा है, बन रहा है। हाँ तो इसका निर्माण, जब ये मर रहा है तो निर्माण होगा, है ना। तो निर्माण कहाँ होगा बताओ, हुए हवेली पर, यानी अस्थि मज्जा में, ये भी अस्थि मज्जा बनता है। कहाँ बनता है, जहाँ ई बनता है RBC, हुए बनता है कौन, हाँ। अगर हम इसकी संख्या की बात करें कि इसका संख्या बताओ, तो इसका संख्या होता है सबसे कम, ये तीनों में सबसे कम कौन होता है, WBC। सबसे कम कौन होता है, WBC। तो ये था हमारा WBC जो आपको समझा दिए हैं। अब एक लास्ट बचता है हमारा प्लेटलेटस, तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तब पूछेगा कि बताओ सर, सबसे पहले बताओ कि जो हमारा प्लेटलेटस है इसका क्या काम है, इसका है फिर प्लेटलेटस का कार्य क्या है बताओ। तो जो काम उधर कौन कर रहा था, लाल कौन सा प्रोटीन बताया था जो थक्का जमाने में काम कर रहा था, फाइब्रोनोजिन। क्या फाइब्रोनोजिन थक्का जमाने का काम करता है, तो ये भी थक्का जमाने का ही काम करता है, यानी रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, यानी रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का। तो पूछेगा बताओ रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता था, बोलना फाइब्रोनोजिन। लेकिन बोलेगा उसके अलावा अगर बोलेगा रक्त को थक्का जमाता है, ऑप्शन दे लेगा प्लेटलेटस, ठोक देना, क्योंकि प्लेटलेटस भी क्या करता है, रक्त को थक्का जमाता है, रक्त को थक्का जमाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और रक्त को ही 3-4 को, इसी को 3-4 नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट, रक्त बिंबाणु और रक्त पटिकाणु। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की हो जाएगी कमी, तो लोग, अच्छा रुक पहले बताते हैं, तू लोग देखा होगा किसी किसी को कि सुना होगा कि उसको डेंगू हो गया है, यानी डेंगू बुखार। क्या होता है, तो काट लेता है डेंगू मच्छर ना। हाँ डेंगू बुखार, इसको जो मच्छर काटता है उसका क्या नाम रहता है, उसका नाम रहता है एडिस। क्या रहता है, एडिस मच्छर, एडिस, है ना। मादा होती है, लड़की होती है ना। हाँ ऐसे भी मादा, नर मच्छर किसी को नहीं काटता है, ठीक है, इसलिए नहीं काटता। नर मच्छर जो है ना सिर्फ फूल का जो वो होता है ना शक, उसको पीता है ना। जो मादा होती है ना उसको लार्वा बनाना रहता है, मतलब बच्चा देना रहता है उसको, तो उसको लार्वा के लिए उसको ब्लड चाहिए, क्या चाहिए, खून चाहिए, तो इसीलिए वो हम लोग का खून चूसता है, तो इसीलिए वो काटता है। तो एडिस मच्छर के काटने से होता है डेंगू बुखार। अब डेंगू बुखार में हो क्या जाता है, जिसको डेंगू बुखार हो जाएगा ना ओकर प्लेटलेटस में ढेर घट जाता है, कम हो जाता है। आप प्लेटलेटस कम होगा ना तो तू एकदम अधमरा ऐसा हो जाएगा, तोर देह में ताकत नहीं रहेगा, चले फिरे का शक्ति नहीं रहेगा, यहाँ तक कि उठे का शक्ति नहीं रहेगा। अगर प्लेटलेट्स घट गया
तो देखता है डॉक्टर कहता है कुछ ही कि इसका उपचार क्या करोगे बोलो। तो उपचार हम सबसे मस्त देसी इलाज, बकरी का दूध पी लो। बकरी का दूध, बकरी का देखना कहेगा बकरी का दूध पियो, चुप अरे गधा, बकरी का दूध पियो। बकरी का दूध पिएगा तो तुम्हारा प्लेटलेट्स बनाने में मदद करेगा, है ना। क्या करेगा? मदद करेगा, बहुत हेल्प करता है और तेज़ी से ग्रो करता है। तब प्लेटलेट्स बन जाएगा शरीर में तो हम फिर से हेल्दी हो जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि रक्त में ये तीनों का मात्रा अगर हम बात करेंगे, तीनों का मात्रा, है ना। रक्त में हम अगर बोलें कि रक्त में मात्रा अगर देखें तीनों का कि कौन कितना कितना रहेगा, तो देखो इधर ध्यान से। अगर ऐसा समझना बात के, अगर मान के चलो कि हम आरबीसी कितना लेते हैं 600, कितना ले रहे हैं रेशियो अगर बताएंगे तो हमको डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए एगो। यानी सोचो 600 आदमी के देखभाल के गो सिपाही करेगा, इसको सिपाही बोल रहे हैं ना। तो 600 आदमी के सिपाही एगो देखभाल करेगा। तो जब ये अगर ये 600 है ये गो है तब प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए 40। कितना होना चाहिए 40। कितना होना चाहिए याद रहेगा ना। देखो हम किसका बताएं, ये बताएं आरबीसी, ये है डब्ल्यूबीसी, ये है प्लेटलेट्स। समझ गया ना बात क्या है प्लेटलेट्स। ये इसका संख्या का रेशियो है कि अगर ये 600 रहेगा तो ये गो रहेगा, आई क्या गो रहेगा 40 गो रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और हम बता ही दिए को तू लोग के यहाँ पर बात कि आरबीसी जो होता है संख्या में क्या होता है सबसे ज़्यादा, इससे कम कौन होता है प्लेटलेट्स बीच में आता है। प्लेटलेट्स बीच में आ गए और फिर सबसे कम कौन हो गए डब्ल्यूबीसी। कौन हो गया तो सबसे कम है तो पीछे ना आएगा, यानी प्लेटलेट्स सब बीचे बीचे में है, ये सबसे आगे है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। तो चल फट से रिवीजन करेंगे 2 मिनट के अंदर में। बताओ लाल रक्त कोशिका का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट और क्या बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पस सेल। ठीक है। अब बताओ हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है तो आरबीसी में, यानी लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का आकार कैसा होता है उभिया अवतल। क्या होता है उभिया अवतल होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 120 दिन। कितना होता है 120 दिन। आरबीसी का निर्माण कब होता कहाँ होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। आरबीसी की कमी से कौन सा बीमारी होता है निमोनिया। क्या होता है निमोनिया। फिर बताओ आरबीसी का हम बताए थे अलग से, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं तो प्लीहा को। किसको बोलते हैं प्लीहा को। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। आगे बोल श्वेत रक्त कोशिका को अलग से कौन सा नाम जानते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। शरीर का सिपाही किसे कहते हैं या बॉडीगार्ड डब्ल्यूबीसी को। किसको डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित क्या निश्चित अनिश्चित। कहाँ बनता है अस्थि मज्जा में बनता है। जीवन काल 3 से 4 दिन। जीवन काल संख्या में सबसे कम संख्या में प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। रक्त बिंबाणु रक्त पटिकाणु काम क्या है सर खून को जमा देना। खून को सर क्या होता है तो डेंगू बुखार होने पे रक्त में प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। तो यहीं तक रखते हैं आज का क्लास। इसके बाद हम पढ़ाएंगे तो लोग हृदय, उसके बाद पढ़ाएंगे रक्त वाहिनिकाएं, चैप्टर खत्म है ना। तो कल पढ़ाएंगे आप लोग को हृदय के बारे में। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और कल आ रहे हैं 7:30 में लाइव ग्रुप डिस्कशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, जुड़िए मज़ा आएगा है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।